स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज हम पढ़ेंगे इंडक्टिव इफेक्ट। क्या होता है कि किसी भी कोवलेंट बॉन्ड के अंदर कुछ कंडीशंस की वजह से इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट होती रहती है। कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से, और इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बने हुए उस बॉन्ड में उन इलेक्ट्रॉन्स का डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, उसके कारण उस कंपाउंड या एटम के ऊपर कोई इफेक्ट पड़ता है। तो हम वो इफेक्ट पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला इफेक्ट आज हम पढ़ेंगे अपना इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, ध्यान से पढ़ना, इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है? इंडक्टिव इफेक्ट होता है जैसे कोवलेंट बॉन्ड अपने पास दो टाइप के होते हैं, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। हेड टू हेड ओवरलैपिंग सिग्मा बॉन्ड, और वाई और जेड एक्सिस वाली पार्शियल ओवरलैपिंग को हम क्या बोलते हैं? पाई बॉन्ड। ठीक है, तो किसी भी कंपाउंड या किसी भी दो एटम के बीच बनने वाला फर्स्ट बॉन्ड कौन सा होता है? सिग्मा बॉन्ड ही होता है। ओके, तो ये इंडक्टिव इफेक्ट क्या है? इंडक्टिव इफेक्ट है कि पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे लिखो इलेक्ट्रॉन्स को, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सिग्मा bonds towards more electronegative atom। भाई मान लो इन्हीं भी दो एटम के अंदर बीच में कोई कोवलेंट बॉन्ड है, और कौन सा बॉन्ड है कोवलेंट में भी? सिग्मा बॉन्ड है। ठीक है, उनके बीच में बोल रहा है इन इलेक्ट्रॉन्स का जो ये इन्होंने शेयरिंग करके बनाई हुई है, इनका पार्शियल रिप्लेसमेंट टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो इसमें मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन सा है? ऑक्सीजन। तो ये इस तरफ इनका डिस्प्लेसमेंट होने के इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं? इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, अब मान लो एक पॉइंट और, मैं इसको कार्बन नंबर 1, 2, 3 और 4। तो ये इफेक्ट की एक खासियत और है, ये इफेक्ट डिस्टेंस मतलब ट्रेवल करता है अप टू 3 एटम्स। जिस एटम के ऊपर सबसे पहले अटैक आया उससे पीछे जुड़े हुए 3 कार्बन तक ये अपना इफेक्ट डालता है। तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? डेल्टा प्लस, और इस पे डेल्टा माइनस। क्यों होगा ऐसा? ये इस इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ झुका लेगा, तो ये इस इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इधर चला जाएगा। तो यहाँ पे भी हल्का सा थोड़ा सा इससे कम डेल्टा प्लस आ जाएगा, और इससे पे और बिल्कुल कम, बस 3 एटम तक ही इसका इफेक्ट रहेगा, इस पे इसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये डिस्टेंस के साथ ट्रेवल करता है, याद रखना है चीज की, अप टू 3 एटम्स तक। ओके, अब ये इंडक्टिव इफेक्ट अपने पास 2 टाइप का होता है। कौन सा? एक तो माइनस आई इफेक्ट, और एक होता है प्लस आई इफेक्ट। ठीक है, माइनस आई इफेक्ट कौन सा होता है? माइनस आई इफेक्ट होता है जब मान लो अपनी कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसके अंदर आपने फंक्शनल ग्रुप पढ़े हुए हैं। जैसे देखो एग्जांपल के लिए मैं आपको ये बताता हूं, CH3, CH2, CH2 और OH, ये क्या जुड़ा हुआ है इसके साथ? फंक्शनल ग्रुप। अब इस कंपाउंड के ऊपर ये फंक्शनल ग्रुप इफेक्ट करेगा। केमिकल रिएक्शंस, इसकी बहुत सारी केमिकल प्रॉपर्टीज, क्या बोला था हमने? ये फंक्शनल ग्रुप डिसाइड करेगा। हुआ था ये अपना आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में, ये बात मैंने बताई थी आपको। तो अब ये फंक्शनल ग्रुप इसके साथ जुड़ा हुआ है, तो ये अपना कंपाउंड हो गया, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, अब ये फंक्शनल ग्रुप इसके साथ कौन सा इफेक्ट डालेगा? देखो ये इस कार्बन के साथ ये ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब ये ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ शिफ्ट हो गए, डिस्प्लेस हो जाएंगे। तो इस पे डेल्टा प्लस आ जाएगा, और इस पे आ जाएगा डेल्टा माइनस। तो जब कोई अपने कंपाउंड से ज्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव फंक्शनल ग्रुप हो या सब्स्टिट्यूएंट हो, अल्केन में यही होगा। ठीक है, तो जब कहने का मतलब क्या है, अपने कंपाउंड के कार्बन एटम से इससे ज्यादा कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ा हुआ हो, तो वहां पे कंपाउंड में कौन सा इफेक्ट आ जाएगा? माइनस आई इफेक्ट आ जाएगा। ओके, ठीक है। when more electronegative functional group oblique
सब्स्टिट्यूएंट ऑब्लिक एटम अटैच विद कार्बन, ठीक है, या कंपाउंड लिख लो। तो कौन सा इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा वो? माइनस आई इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। एग्जांपल मैंने आपको भी बता दिया। अब प्लस आई इफेक्ट क्या होता है, देखो भाई, अब आपके पास ये वाला ग्रुप है, मैंने ये लिख दिया CH3 CH CH3 CH2 CH3, और मैंने यहाँ पे आपके लिए सब्स्टिट्यूएंट लगा दिया CH3। तो ये सब्स्टिट्यूएंट भी अब अपना मेन कंपाउंड कौन सा हो गया, मेन चेन ये होगी, ठीक है। अब ये सब्स्टिट्यूएंट के रूप में है, तो ये भी कोई ना कोई इफेक्ट तो डालेगा कंपाउंड पे, एक तरह से फंक्शनल ग्रुप की तो वो निभा रहा है ना ये। तो अब एक बात बताओ मेरे को आप कि इसमें ये इफेक्ट कौन सा देगा, ये प्लस आई इफेक्ट देगा। प्लस आई इफेक्ट का मतलब है ये जो मैंने आपको ये एग्जांपल दिया था CH3 CH2 OH, ये तो क्या कर रहा था, ये इलेक्ट्रॉन को कंपाउंड से बाहर खींच रहा था। ये क्या करेगा, ये कंपाउंड को इलेक्ट्रॉन के अंदर देगा, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को कंपाउंड के अंदर देगा, और ये कंपाउंड से बाहर खींच रहा है, ठीक है। अब पॉइंट क्या राइज होता है अपने पास यहाँ पे, सॉरी, कि भाई ये तो आप हमने मान लिया सर कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है ऑक्सीजन, जब कार्बन से अटैच हुआ तो इसने इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ डिस्प्लेस कर लिया, हम इस चीज से सेटिस्फाइड हैं, और हमने मान लिया कि माइनस आई इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ। बट सर यहाँ पे तो ये भी कार्बन है और ये भी कार्बन है, अब ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव भी नहीं है और ना ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सेम है दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्योंकि दोनों सेम एटम है। और तो बताओ कि ये इलेक्ट्रॉन कैसे डोनेट कर रहा है, डोनेट का मतलब इलेक्ट्रॉन कैसे दे रहा है इस कंपाउंड में, ठीक है। क्वेश्चन ये अराइज होता है, तो इसका रीजन होता है हाइपर कॉन्जुगेशन। जैसे भाई ये इस हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ ऐसे जुड़े हुए हैं, और यहां से ये इस मेन चेन के साथ जुड़ा हुआ है, तो हाइपर कॉन्जुगेशन भी आएगा अपना इफेक्ट, वो भी मैं पढ़ाऊंगा आपको। बट अभी के लिए इतना समझ लो कि ये हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट के थ्रू इसमें इलेक्ट्रॉन डाल रहा है। कैसे, ये कार्बन और हाइड्रोजन की थोड़ी सी इलेक्ट्रोनेगेटिव का जरा सा फर्क रहता है। ये हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या होता है, ये बॉन्ड यहां से ब्रेक होके एक बार यहां बनता है, ठीक है, फिर वापिस से यहीं इनके बीच में बन जाता है, सेकेंड टाइम ये वाला बॉन्ड यहां बन जाता है। तो एक तरह से आप ये देखो कि जब ये बॉन्ड बन रहा है तो इलेक्ट्रॉन उधर जा रहे हैं ना, ठीक है। तो इस तरह से ये ग्रुप, एल्काइल ग्रुप, कोई भी एल्काइल ग्रुप कंपाउंड में क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है। तो जहां पे कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, ठीक है, तो वहां पे हो रहा है प्लस आई इफेक्ट, ओके। अगर इलेक्ट्रॉन्स कंपाउंड से बाहर खींचे जा रहे हैं, विड्रॉ किए जा रहे हैं, तो वहां होगा माइनस आई इफेक्ट। मैं ये विड्रॉइंग ग्रुप और डोनेटिंग ग्रुप का वर्ड्स का यूज अभी नहीं करना चाह रहा है, क्यों, क्योंकि तुम बाद में फिर इनमें कंफ्यूज हो जाओगे कि सर ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ठीक है, बट ये इलेक्ट्रॉन जब मैं आपको आगे रेजोनेंस इफेक्ट या मेसोमेरिक इफेक्ट पढ़ाऊंगा तो मैं बोलूंगा कि जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन है, ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, क्यों, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, माइनस आई इफेक्ट दे रहा है। बट मैं आपको बताऊंगा कि ये भाई आगे जाके रेजोनेंस इफेक्ट पढ़ाऊंगा तो मैं बोलूंगा ये कंपाउंड को इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है। तो फिर वहां पे आपको इस चीज का कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए मैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स का यूज नहीं कर रहा हूं। आप सिर्फ सिंपल चीजों से ये देख लेना कि जब कंपाउंड के साथ कोई एल्काइल ग्रुप जुड़ा होगा सब्स्टिट्यूएंट के रूप में, तो वो अपने कंपाउंड को क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन कंपाउंड में जाएंगे। और जब कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ा होगा, कोई भी फंक्शनल ग्रुप देख लेना आप, ठीक है, वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन से अपने कंपाउंड से इलेक्ट्रॉन को बाहर की तरफ खींचेंगे अपनी तरफ, ओके। तो ये प्लस आई इफेक्ट हो गया और ये माइनस आई इफेक्ट। अब मैं इनके कुछ एग्जांपल करवाता हूं आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नोट कर लेना यार, नोट्स बुक से बना लेना, ठीक है। अब एक चीज समझ लो आप
फिर बुक की लैंग्वेज समझ में आ जाएगी आपको। मान लो मैं आपको ये एग्जांपल देता हूं, CH3 CH2 CH2, एक तो यही दे दो OH, एक ये बताओ CH3 CH OH CH2 NO2, नाइट्रो ग्रुप जोड़ दिया मैंने, ठीक है। अब एक ये बताओ CH3 CH, यहाँ पे हमने जोड़ दिया अमाइन NH2, और यहाँ पे CH2 C डबल बॉन्ड O और H, ठीक है। मैंने आपको ये 3 कंपाउंड दिए और मैंने बोला कि इनमें से ये बताओ मेरे को कि ज्यादा स्टेबल कंपाउंड कौन सा है, ठीक है भाई। ये भी अल्केन है, ये भी अल्केन है, ये भी अल्केन है, और अल्केन के सब फंक्शनल ग्रुप जुड़े हुए हैं। यहाँ पे अल्कोहल जुड़ा हुआ है, यहाँ पे अल्कोहल जुड़ा हुआ है, और नाइट्रो ग्रुप जुड़ा हुआ है, नाइट्रो सब्स्टिट्यूएंट। यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा हुआ है और अमाइन, ठीक है। अब यहाँ से देखने पे क्या पता चल रहा है, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये भी इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा। यहाँ पे NO2 नाइट्रोजन भी कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये भी अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा, ठीक है। और ये भी अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा, ठीक। अब यहाँ पे इन ग्रुप्स को ना तुम एक एक ही करो यार, एक ही ग्रुप से ही समझो। मान लो ये भी इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, ये भी खींच रहा है, और ये भी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। तो अब तो तीनों ही माइनस आई इफेक्ट दे रहे हैं, ये भी माइनस आई इफेक्ट है, ये भी सेम यही है, और ये भी माइनस आई इफेक्ट ही है। भाई कंपाउंड से इलेक्ट्रॉन बाहर खींच रहे हैं तो माइनस आई इफेक्ट, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ा हुआ है। तो क्वेश्चन ये अराइज होता है कि सर इनमें फिर कौन सा कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होगा। भाई स्टेबल तो मान लो ये फंक्शनल ग्रुप नहीं है, इलेक्ट्रॉन नहीं खींच रहे, तो कंपाउंड अपने न्यूट्रल स्टेट में स्टेबल है, बट उसके इलेक्ट्रॉन्स के साथ छेड़छाड़ हुई। यहाँ पे डेल्टा प्लस आया, यहाँ पे डेल्टा प्लस आया, यहाँ पे डेल्टा प्लस आया, तो मतलब उसके इलेक्ट्रॉन्स के साथ हलचल हो रही है, उसकी एनर्जी बढ़ रही है, उसकी एनर्जी बढ़ रही है तो कंपाउंड क्या होगा, अनस्टेबल होगा। जो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स खींच लेगा वो कंपाउंड उतना ही ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा। तो क्वेश्चन यही अराइज होते हैं कि ये ज्यादा अनस्टेबल है या ये ज्यादा अनस्टेबल है या ये ज्यादा अनस्टेबल है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा पावर से खींच रहा है। तो देखो इस चीज के लिए ना एक सीरीज बनाई है, वो सीरीज लिखवा रहा हूं मैं आपको, वो नोट कर लो। इनमें ये सबसे ज्यादा, उसके बाद ये, और उसके बाद ये, मतलब सबसे ज्यादा स्टेबल ये है। मोर स्टेबल बोलूं तो मैं मान लो इसको A बोलता हूं, B और C। अगर मैं बोलूं तो सबसे ज्यादा पावर से ये ग्रुप खींच रहा है, B वाला। B सबसे लीस्ट स्टेबल, उसके बाद C और उसके बाद A, ठीक है। ओके, इनकी एप्लीकेशन मैं बताऊंगा आपको, एक बार ये सीरीज नोट कर लो, कर दो रब। ये इस तरह से नहीं पूछेगा आपसे कि कंपाउंड कौन सा स्टेबल है, वो एसिडिक स्ट्रेंथ पूछेगा आपसे, इनमें से किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है, ठीक है। पहले ये सीरीज नोट करो आप। सबसे ज्यादा कौन सा खींचता है, NO2, ठीक है। उसके बाद सबसे पावर किससे कौन सा खींचता है, NR3, नाइट्रोजन के साथ 3 अल्काइल ग्रुप जुड़े हों। उसके बाद कौन सा, साइनाइड, ठीक है। उसके बाद CHO एल्डिहाइड। उसके बाद यहाँ पे आएगा C कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ पे आएगा आपका COR। क्या होता है COR, एस्टर, ठीक है। और इसके बाद कौन सा आएगा आपका एल्डिहाइड ग्रुप, ठीक है। इसके बाद आएंगे आपके फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये भाई इसी सीरीज से खींचेंगे। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल बताया, अगर ये कंपाउंड के साथ लगे हुए हैं तो देख लेना, ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर इसकी है, उसके बाद इसकी, फिर साइनाइड की, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड की, फिर इस एस्टर की, फिर एल्डिहाइड की, फिर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की, ठीक है। ये सीरीज क्लियर आपको, डन करो रब।
ओके, पॉज करके लिख लिया करो। अभी एक और क्वेश्चन देता हूं मैं आपको। मान लो आपके पास एक ये है CH3 CH2 CH2 CH3, ठीक है, और इसके साथ मैंने जोड़ दिया कार्बन CH3। बी ऑप्शन में मैंने आपको दे दिया CH3 CH2 CH2 और CH3। यहां पे मैंने आपके साथ जोड़ दिया एक तो CH2 और CH3, ठीक है। अब सी ऑप्शन मैंने आपको दिया CH3 CH2 CH2 CH3 और कार्बन। इस कार्बन के साथ मैंने एक ये जोड़ दिया CH3, एक ये जोड़ दिया CH3 और एक ये जोड़ दिया CH3, ठीक है। इसमें एक हाइड्रोजन रहते हैं, एक और जोड़ देते हैं CH3, ठीक है, ये लो। ओके, अब आप मेरे को एक ये बात बताओ कि ये तीनों क्या कर रहे हैं, प्लस अपना मेन कंपाउंड ये हो गया, ये वाली चेन, इसमें ये वाली चेन, इसमें ये वाली चेन, ये क्या हो गया सब्स्टिट्यूएंट, एज सब्स्टिट्यूएंट की तरह है। तो अब ये कौन सा इफेक्ट डाल रहे हैं, प्लस आई इफेक्ट डाल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं कंपाउंड। तो ज्यादा मोर पावर के साथ कौन सा इलेक्ट्रॉन दे रहा है भाई, इलेक्ट्रॉन जाने से भी तो कंपाउंड अनस्टेबल हो रहा है। तो मैं पूछ रहा हूं आपसे कि इसमें से कौन सा ज्यादा स्टेबल है और कौन सा सबसे ज्यादा अनस्टेबल है। तो सबसे ज्यादा अनस्टेबल वो होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी सबसे ज्यादा बढ़ जाएगी। ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी के तो बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो देखो इसमें एक अल्काइल ग्रुप है, इसमें दो अल्काइल ग्रुप हैं और इसमें तीन अल्काइल ग्रुप हैं। भाई ये तो एक ही अल्काइल ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बता रहा है, यहां से ये दो अल्काइल ग्रुप जुड़ गए इसके साथ, ठीक है। अब ये इस इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बता रहे हैं और ये इलेक्ट्रॉन क्या कर, ये कार्बन क्या कर रहा है, इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है। तो इनके पास 2 की पावर है। यहां पे देखो, यहां पे 3 है, 3 अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बता रहे हैं, कंपाउंड में 3 अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। तो इनके लिए भी एक सीरीज बढ़ती है, याद कर लो। तो इनमें सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा हो जाएगा, ये ए, उसके बाद बी और उसके बाद सबसे अनस्टेबल कौन सा माना जाएगा इस फॉर्म में, सी, ठीक है। ये स्टेबल अनस्टेबल इनका एसिडिक नेचर के ऊपर होता है, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, ठीक है। कर दूं अब, ओके। तो प्लस आई इफेक्ट के लिए जिस तरह माइनस आई इफेक्ट के लिए थी, प्लस आई इफेक्ट के लिए भी एक सीरीज है अपने पास। वीडियो तो सही चल रही है ना, हाँ। प्लस आई इफेक्ट के लिए भी अपने पास एक सीरीज है, जैसे CH3 और पावर 3 और कार्बन, ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा, सबसे ज्यादा आई इफेक्ट डालेगा कंपाउंड के ऊपर। उसके बाद CH3 पावर 2 और CH, उसके बाद CH3 और CH2, ये, ठीक है। और उसके बाद अपना सिंपल आ जाता है CH3। तो इनकी यही सीरीज है भाई प्लस आई इफेक्ट के लिए। ये अल्काइल ग्रुप, कोई भी अल्काइल ग्रुप प्लस आई इफेक्ट डालेगा और इस सीरीज में ही डालेगा सबसे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट, ये, फिर उसके बाद ये, फिर ये और उसके बाद ये। डन, करूँ अब, ओके। तो मेरे ख्याल से आपको अपनी सीरीज को सामने रख लेना और मैं कुछ क्वेश्चंस लिखता हूं कि मतलब एप्लीकेशंस क्या बनती हैं, इनके ऊपर क्वेश्चंस कैसे बनते हैं एग्जाम में। मान लो CH3 CH2 CH2 OH, ओके, CH3। उस सीरीज में मैंने अल्कोहल नहीं लिखवाया था, हेलोजेंस के बाद में अल्कोहल डाल देना OH। भाई फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन लिखवा रखे ना, उसके बाद ऐसे करके OH लिख दो लास्ट में आप, ठीक है। CH3 CH2 CH2 और यहाँ पे मैंने लिख दिया आपका क्लोरीन और OH यहाँ पे लगा दिया आपने, ओके। अब एक ये है CH3 CH, इसके साथ मैं एक CH3 ग्रुप को डाल देता हूँ, CH3
सी CH3 CH3 और CH2OH। अब ये जब अपना प्रोटॉन डोनेट करेंगे तो उसके बाद ये क्या बन जाएंगे, एसिड, सॉरी एसिड है ये, क्योंकि अपना एक प्रोटॉन डोनेट करेंगे। तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सी स्पीसीज होगी इसमें, ए बी कंपाउंड होगा या सी? तो भाई सबसे ज्यादा अच्छी वही मानी जाएगी जो इलेक्ट्रॉन देने के बाद, ये हाइड्रोजन प्रोटॉन बोलते हैं इसको, डोनेट करने के बाद ज्यादा स्टेबल रहेगी, ठीक है, वो एक अच्छी एसिड मानी जाएगी। अब यहां से मान लो इसने H डोनेट कर दिया, तो ये H डोनेट करने के बाद कैसी स्पीसीज बनेगी, इस पे माइनस चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे इस पे माइनस चार्ज आ जाएगा और यहाँ पे इस पे माइनस चार्ज आ जाएगा, ठीक है। ये माइनस चार्ज क्या शो कर रहा है कि इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन है और ये अपना ये अल्काइल ग्रुप क्या कर रहा है, कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन और दे रहा है। भाई इसके पास तो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है और ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है कंपाउंड को, तो ये क्या कर रहा है, अनस्टेबल कर रहा है ना कंपाउंड को। भाई अच्छी एसिड बनने के लिए क्या होना चाहिए, समझो मेरी बात को, कोई भी स्पीसीज अच्छी, उतनी ही अच्छी एसिड तब बनेगी जब वो प्रोटॉन डोनेट करने के बाद उसकी जो फॉर्म है वो स्टेबल है, तो वो उतनी ही अच्छी एसिड मानी जाती है। तो मान लो प्रोटॉन डोनेट करने के बाद इसकी ये फॉर्म आ रही है, लेकिन ये फॉर्म अनस्टेबल लग रही है, क्यों, क्योंकि इसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है और ये भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो ये ज्यादा कंपाउंड ज्यादा अनस्टेबल बन जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखो इसके पास इलेक्ट्रॉन है और ये क्लोरीन क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, मतलब कंपाउंड को स्टेबल कर रहा है, ठीक है, ये स्टेबल हो गया। अब ये देखो इसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है, ये तो क्या चाह रहा है कंपाउंड अपना कि इसके इलेक्ट्रॉन को ही ले ले, ठीक है, बट ये क्या कर रहा है, ये अल्काइल ग्रुप क्या कर रहे हैं, इसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, ठीक है, तो ये कंपाउंड को अनस्टेबल कर रहे हैं। तो ये तो अकेला अनस्टेबल कर रहा था, ये तो दो मिलकर कर रहे हैं, ये तो और भी अनस्टेबल बन जाएगा। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि इनमें से ए बी सी में से कौन ज्यादा अच्छा एसिडिक स्ट्रेंथ है, किसकी ज्यादा अच्छी एसिडिक स्ट्रेंथ है, तो किसकी होता हो गया, बी की, उसके बाद ए और उसके बाद सी। ओके, तो इस तरह की इसकी कुछ एप्लीकेशंस बन जाती हैं। तो ये याद रखना कि जब भी अपने किसी कंपाउंड के साथ कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ा होगा, सीधी सी बात यहीं पे आ जाओ, आपको फंक्शनल ग्रुप से ही पता चलेगा, ऐसे कुछ नहीं होना। फंक्शनल ग्रुप ही केमिकल प्रॉपर्टी डिसाइड करते हैं, परेशान मत हो। तो वहां पे ये देख लेना, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट, अपना इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम है तो, और अल्काइल ग्रुप क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं कंपाउंड को, तो उसी के बेसिस पे अपना डिसीजन ले लेना। डिसीजन किस चीज का लोगे, मैं आगे क्वेश्चन करवाऊंगा इसके, ठीक है। तो इंडक्टिव इफेक्ट आप सबको समझ में आ गया होगा, आई होप। इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेना, बुक में अगर आप क्वेश्चंस मिल जाए तो कर लेना, बाकी लास्ट में जब मैं ये सारे इफेक्ट करवा दूंगा तो जब हम क्वेश्चन करेंगे एक साथ, उसमें ये आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ज्यादा लोड मत लो दिमाग पे, बस जितना पढ़ा है ये चीज अच्छे से बैठा लो कि प्लस आई इफेक्ट कौन सा होता है। प्लस आई इफेक्ट वो होता है जब कंपाउंड के अंदर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। माइनस आई इफेक्ट कौन सा आता है, कंपाउंड के बाहर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। बाहर कब आएंगे, जब ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप उसके साथ जुड़ा होगा। कंपाउंड जाएंगे कब, कंपाउंड के अंदर इलेक्ट्रॉन जाएंगे कब, जब कोई अल्काइल ग्रुप उसको इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा, ठीक है, ओके। और इंडक्टिव इफेक्ट की तो डेफिनेशन आपने पढ़ी ली। एक और इफेक्ट इसी वीडियो में करवा देते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, ज्यादा बड़ा नहीं है। तो 2 नंबर डाल लो आप, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। ये आपको रिएक्शन मैकेनिज्म समझने में काम आएगा इस इफेक्ट का, बाकी ऐसे स्टेबिलिटी वगैरह कुछ नहीं होती से। ये क्या होता है, ये होता है कंप्लीट, वो क्या था पार्शियल, वो क्या था सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का। ये होता है कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, टू द एटम ऑफ पाई बॉन्ड विच इज
मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। यूजुअली यही होता है कि जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उसकी तरफ ये चले जाते हैं। एग्जाम्पल समझाऊं आपको मैं, मान लो कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड है अपने पास। एक बात और याद रखो, मेन पॉइंट है इस चीज में, इन द प्रेजेंस ऑफ रिएजेंट। ये इफेक्ट सिर्फ जब आप कोई रिएजेंट लेके आओगे रिएक्शन में तभी इफेक्ट दिखेगा ये, और जैसे ही रिएजेंट को आप हटा लोगे ये इफेक्ट ये ऐसे ही रिवर्स हो जाएगा अपने न्यूट्रल स्टेट में। तो मान लो ये है, अब आप रिएजेंट लेके आए H+, अब इस H+ को देख के ये क्या करेंगे, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं इनमें ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ये इस साइड चले जाएंगे। कैसे, ये ऑक्सीजन ये यहां पे आ जाएंगे इसके, और यहां पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस। अब ये प्लस चार्ज आ गया, तो अब ये क्या है अपना, न्यूक्लियोफाइल है या इलेक्ट्रोफाइल है भाई। पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज है तो क्या है, कल पढ़ाया था मैंने आपको, इलेक्ट्रोफाइल है, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। तो इलेक्ट्रॉन की कमी है तो ये कहां अटैक करेगी, ये वहां करेगी जहां पे कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है। तो ये क्या करेगा, ये इसके साथ जुड़ जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन्स इसको देके बॉन्ड बना लेंगे। ठीक है, इसके आगे भी रिएक्शन जाता है, ये कार्बोकैटायन ऐसे नहीं रहता, कार्बन में प्लस चार्ज नहीं रहता स्टेबल, तो रिएक्शन आगे जाएगी। एज मैं आपको समझा रहा हूं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स का मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम की तरफ ट्रांसफर हो जाने को हम कौन सा इफेक्ट बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। और ये इट्स अकर्स ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ रिएजेंट। जैसे ही हम रिएक्शन से रिएजेंट हटाएंगे ये इफेक्ट रिवर्स हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा। ओके डन। ये भी दो तरह का होता है, प्लस ई इफेक्ट और माइनस ई इफेक्ट। प्लस ई इफेक्ट और माइनस ई इफेक्ट। ठीक है, प्लस ई इफेक्ट कौन सा होता है, देखो मान लो यहां पे ये इलेक्ट्रॉन्स इस साइड गए इन द प्रेजेंस ऑफ रिएजेंट, और मान लो रिएजेंट है अपना यहां, तो जिस साइड ये रिएजेंट जुड़ना है और इलेक्ट्रॉन उसी तरफ चले गए भाई। अगर मान लो रिएजेंट अपने पास OH- होता, पहले H+ का समझो, मान लो H+ है, अब H+ कहां जुड़ेगा, यहीं जुड़ेगा। अब ये इलेक्ट्रॉन इधर ही गए, इनको तो इधर ही जाना है। ठीक है, ये इनको तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ ही जाना है। अगर मान लो ये यहां चले गए और जो रिएजेंट है वो अपना यहीं जुड़ना है, तो उस इफेक्ट को बोल दोगे प्लस ई इफेक्ट। और मान लो OH- है रिएजेंट, अब भाई इन इलेक्ट्रॉन्स को तो जाना इधर ही है, ये रिएजेंट को देख के यहीं जाएंगे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ। बट इस बार ये कहां जुड़ेगा आपका रिएजेंट, इस साइड जुड़ेगा। तो रिएजेंट जहां जुड़ा है उसके दूसरी एटम पे चले गए, तो इसको क्या बोल देते हैं, माइनस ई इफेक्ट। बस आप इसको इतना देख लो कि जब भी रिएजेंट की प्रेजेंस होती है तो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो जाता है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ रिएजेंट को देख के, ताकि रिएक्शन क्रॉस के। ठीक है, कुछ केमिकल केमिस्ट्री की ज्ञान है ये। ओके, तो ये अच्छे से पढ़ लेना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट।